आपको ये वाली बात याद होगी जो मैंने चैनल पे बोली थी कि भाई रैंडी ओटन की बुकिंग में कोई गड़बड़ नहीं है। रैंडी ओटन शायद खुद ही नहीं चाहते होंगे कि उनकी बुकिंग बहुत अच्छी हो, क्योंकि रैंडी ओटन उन सुपरस्टार्स में से तो नहीं है जिनको जाके दरवाजा खटखटाना पड़े कि भाई मेरी बुकिंग अच्छी नहीं हो रही। ऊपर से उनकी यारी दोस्ती भी सही है ट्रिपल एच के साथ, लेकिन शायद चीजें इसके बिल्कुल उलट हैं और रैंडी ओटन के साथ भी वही हिसाब किताब चल रहा है जो कि हम बोलते हैं ऑस्टिन थ्योरी के साथ क्या हो रहा है या इसके साथ क्या हो रहा है उसके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि रैंडी ओटन की खुद की वाइफ ने काफी डिसअपॉइंटमेंट सी दिखाई है जिस तरीके से रैंडी ओटन को शोज पर फीचर कर रहे हैं। तो हुआ क्या, एक फैन ने कुछ पोस्ट किया यहाँ पे रैंडी ओटन के बारे में कि भाई कैसे मेजर शोज के अंदर वो नहीं आ रहा, उनकी बुकिंग कैसी चल रही है। तो उस वाले कमेंट पे रिप्लाई किया किम ओटन ने और वो लिखती है कि हाँ तुम गलत नहीं हो, ऐसा करके उन्होंने लिखा। अब ये रैंडी ओटन की वाइफ है तो ये मत समझना कि ये किसी दूसरे बंदे या बंदी की तरफ से आ रही है। दो अगर किसी की शादी हो जाती है तो फिर उसको एक ही सोल कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि सारी चीजें वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो कहीं ना कुछ रैंडी ओटन के मन में भी है जो कि या तो बोल नहीं पा रहे या बोलना नहीं चाहते। बट भाई ये तो मामला फिर सीरियस सा ही लग रहा है क्योंकि रैंडी ओटन के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि वो तो भाई आप बोल सकते हो ना वेटरन हो चुका है, लेजेंड हो चुका है, ऑलरेडी इतने सालों से काम कर चुका है। और उसने बोला था कि जब मैं 2023 में वापस आया तो उसके बाद से मेरे को एक अलग रैंडी ओटन बन के दिखाना है। अगर लोगों को लगता है कि रैंडी ओटन ढल चुका है तो वैसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप बोल सकते हो अब तो पूरे 2 साल हो चुके हैं कि रैंडी ओटन के साथ कुछ भी सही नहीं हुआ। तो फिर आप क्या बोलना चाहोगे इस चीज़ के बारे में वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और डिसअपॉइंटमेंट ये क्योंकि ये तो डब्ल्यूडब्ल्यू के पास पूरी अपॉर्चुनिटी हाथ में धरी पड़ी है लेकिन वो रैंडी ओटन को उस तरीके से यूज नहीं करना चाहते। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 753 में। और सबसे पहले आपके दिलों को थोड़ा सा धक्का दे देता हूँ, थोड़ी सी एक बैड चीज़ बता देता हूँ जो कि एजे स्टाइल्स ने खुद अपने एक इंटरव्यू में एक पॉडकास्ट में बोली है। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया कि 2026 में वो रिटायर होने ही वाले हैं और इसके पीछे उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रीजन भी दिया। वो कहते हैं कि देखो अगले साल शायद मैं रेसलमेनिया में होऊंगा और उन्होंने बोला अभी वो लॉक्ड इन नहीं है तो शायद एजे स्टाइल्स को खुद भी नहीं पता कि क्या वो अगले साल की रेसलमेनिया में होंगे या फिर नहीं। लेकिन फिर उन्होंने ऐड करके ये बोला कि अगले साल तो मैं रिटायर होने ही वाला हूं और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं ये नहीं चाहता कि जैसे लोग अब तक एजे स्टाइल्स को जानते हैं उसमें कुछ भी गड़बड़ आए। सिंपल वे में अगर इसको समझा दूं तो जैसे काफी सारे प्रोफेशनल रेसलिंग में सुपरस्टार्स होते हैं जो कि उनका करियर तो वैसे बहुत बढ़िया रहा लेकिन लास्ट में आते आते फिर जो मामला है वो थोड़ा बेकार सा हो जाता है, फिर लोगों के मुंह में थोड़ा सा बैड टेस्ट रह जाता है उस सुपरस्टार को लेके। तो वो चीज एजे स्टाइल्स नहीं चाहते और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि आगे का फ्यूचर का तो पता नहीं, देखते हैं क्या पता मैं फ्यूचर टैलेंट्स को ट्रेन करूं। तो 2025 साल रिटायरमेंट होगा जॉन सीना का और 2026 में एजे स्टाइल्स का भी रिटायरमेंट हो रहा है। अब देखते हैं इस चीज को ट्रिपल एच कैसे देखते हैं। ये बात तो मेरी समझ के अब निकल ही गई बाहर कि भाई अगर रैंडी ओटन जैसे सुपरस्टार के साथ ऐसा हो सकता है भाई फिर तो पता नहीं क्या ही चल रहा है। क्योंकि फिर तो आप क्या ही बोलोगे किसी सुपरस्टार के लिए, भले ही कितने भी उसके लिए ऐसे एजेंडा चला दो, अपने कितने सारे मूवमेंट्स कर दो, उन सबसे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जब रैंडी ओटन जैसों का कुछ नहीं हो रहा तो फिर आप बाकी सुपरस्टार्स के लिए तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से मैंने आपको बताया था कि ESPN ने रेसलपलूजा को C रेट किया। अब इसके बाद WWE की जो टीम है, क्योंकि ESPN वाले ने तो कर दिया, तो WWE की जो टीम है उनका भी इंटरनल रिएक्शन आता है और वो बहुत ज्यादा सरप्राइज थे कि ESPN खुद ऐसा क्यों करेगा, वो भी उस टाइम पर जब ये पहले से कह रहे हैं कि इनॉग्रल पहला वाला डेब्यू शो है, जब ये सब है तो उसके बाद ESPN वाले ऐसा रेट क्यों करेंगे। WWE वाले सरप्राइज्ड थे ये चीज देख के कि ऐसा क्यों ESPN वाले करेंगे, ऑनलाइन स्टिग्मा ऐसे क्यों क्रिएट करना चाहेंगे जहां पे रेसलपलूजा के बारे में नेगेटिविटी हो। तो कुछ लोगों ने बहुत सही रीजन इसको पॉइंट आउट किया, हो भी सकता है या फिर नहीं भी। आई थिंक वो ये बताना चाह रहे थे WWE को कि सिर्फ ऐसा नहीं कि तुम अपने बारे में हवाबाजी करते रहोगे, हम ऐसा रेट कर सकते हैं ताकि आने वाले जो तुम PLEs करो उसको तुम बढ़िया करो। और मेरे ख्याल से ये तो WWE में भी थोड़ा सा डंडा हो गया कि रॉ स्मैकडाउन तो चलो ठीक है, कई बार सस्ता निकालने में भरोसा रख लेते हैं हमारे ट्रिपल एच, लेकिन जब PLEs की बात आ रही है क्योंकि वो तो एक्सक्लूसिव है ESPN के ऊपर इन USA, तो इनको ज्यादा डिलीवर करना ही पड़ेगा। वो जो ट्रिपल एच का कहना रहता है ना कि सारे शोज को बढ़िया बनाने की जरूरत नहीं है, शायद वो चीज अब ESPN के अंडर नहीं चलने वाली। और अगर ऐसा है तो भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज है कि ESPN के ऊपर WWE आ गई। हमारा क्या है भाई, हमारा तो जो है हिसाब किताब नेटफ्लिक्स के ऊपर है, उधर उनको ज्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं और अब तो उसके बीच में उन्होंने एडवर्टीजमेंट भी जो चलाना है वो शुरू कर दिया। तो बड़ा कॉर्पोरेट सा हिसाब किताब हो गया इस समय WWE का। एक नया शो आपको दोबारा से दिखेगा या बोल सकते हो पुराने शो को वापस लेके आएंगे इन्वेजन थीम के साथ।
साथ TNA और NXT का एक प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है। मैं आपको बता भी रहा था कि NXT में इन्होंने इन्वेजन वाला एंगल कर दिया, तो उसके बाद अब ये जो है इसको PLE बनाने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए इन्होंने जो है ट्रेडमार्क भी फाइल कर दिया। तो ट्रेडमार्क फाइल होता है तो फिर ऑब्वियसली इसीलिए होता है। मैं तो चाहता हूँ कि NXT और TNA का तो ठीक है, थोड़ा मेन रोस्टर के सुपरस्टार्स को भी वहां पे लेके जाओ, क्योंकि मेन अट्रैक्शन लाने में वो अच्छा खासा काम कर देते हैं। तो अगर ये चीज़ WWE देखेगी तो मे बी फिर उनका ये जो TNA और NXT वाला कोलैबोरेशन है वो बहुत सही चलेगा। एक फनी चीज़ नहीं है वैसे यहाँ पे ये कि कैसे NXT के साथ ही उन्होंने TNA का कोलैबोरेशन करवाया, सीधा रॉ और स्मैकडाउन के साथ नहीं रखा, क्योंकि उनको ही पता ऑब्वियसली कि है तो अगर आप कितना ही बोल लो कि हाँ प्रमोशन है, लेकिन राइवल तो कहीं ना कहीं होते ही हैं, चाहे कितनी तुम यारी दोस्ती कर लो, क्योंकि एंड में जब पैसे की बात आ जाती है तो भाई फिर तो अच्छी अच्छी यारी दोस्तियां निपट जाती हैं। तो ये तो फिर भी वो चीज़ें जिसकी शुरुआत ही बिजनेस के साथ होती है। तो देखते हैं क्या उस पॉइंट तक भी कभी मामला आएगा जब ये TNA को उस लेवल का एक्सपोजर देंगे कि जैसे कि रॉ या फिर स्मैकडाउन या फिर मेन PLEs के अंदर कुछ हो रहा है। जैसे अगर आपने अभी भी TNA सुपरस्टार्स की अपीयरेंसेस देखी होंगी तो ऐसा नहीं करा उनको कि बहुत तगड़ा ही कुछ दिखा दिया। जॉर्डन ग्रेस के साथ वो हुआ था और उसके बाद WWE ने उनको अपनी कंपनी ही साइन कर लिया, तो वो भी पूरी एक सोची और समझी साजिश थी। नेक्स्ट बात करते हैं भाई जे उसो के बारे में। और भाई जे उसो तो बहुत सही आदमी निकला। आप ये वाली फोटो देखो जहां पे आपको उनके जो माथे है उसमें स्टिचेस दिखेंगे, तो भाई ये तो बड़ी दमदार बात है जे उसो की। और एक दमदार बात अभी अपने इंडिया में भी हुई है, जो GST के रेट्स हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अफोर्डेबल हो गई हैं। और जो मैं नेचुरल टीन की बात करता रहता हूँ, आप बोलते हो भाई कि उसका जो बजट है वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, लेकिन अब उसमें भी जो GST के रेट्स हैं वो 5% तक ये लेके आ गए हैं। और जो आइसो बूस्ट वाले इनके प्रोटीन की मैं बात करता हूँ भाई, अब वो 3600 का हो गया। और अगर आप इसके ऊपर कोड लगा दोगे मेरा आरपन, तो भाई आपको 3000 के आसपास मिल जाएगा। फिर अगर आइसोलेट की तरफ नहीं जा रहे, कॉन्सेंट्रेट में इंटरेस्टेड हो, तो भाई ये तो 2500 में आ जाएगा। और प्लांट प्रोटीन पी प्रोटीन की तो मजाक ही बन गए भाई, 900 रुपए में आपको जो इसकी 500 ग्राम्स वाली सर्विंग है वो मिल जाएगी। ऑब्वियसली अगर 1 किलो की तरफ जा रहे हो तो वो भी 1800 से नीचे है। तो मैं बार बार बोलता हूँ भाई हेल्थ को लेकर सीरियस हो। मैं आपके सामने खुद ही एग्जाम्पल हूँ, देखो ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत तगड़ा हो गया मैं, लेकिन पहले से कंपेयर करोगे तो चीज़ें लाइफ में बॉडी में आपको बहुत अच्छी दिखना शुरू हो जाती है। और देखो नेचुरल टीन वालों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मार्केटिंग के लिए जो बोलेंगे मैं वो बोल दूंगा। जो चीज़ सच है, जो चीज़ असली है, वही आपको मेरे मुंह से सुनने को मिलेगी। आई थिंक 7-8 साल से अगर मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ और आगे भी करना चाहता हूँ, तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो कि अपने ऑडियंस के साथ हमको बना के रखनी पड़ती है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा, आरपंत कोड यूज़ करना, एक प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और जे उसो के बारे में तो जैसे मानना ही पड़ेगा, हमने मंडे नाइट रॉ में भी उनको देखा कि भाई उसके स्टिचेस लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने मैच रेसल किया। तो ये ना एक ऐसी स्टेटमेंट सी सेट कर देता है WWE के दिमाग में भी कि देखो मेरी लिमिट्स कितनी ज़्यादा हैं। तब WWE ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा कर लेती है कि हम इनको आगे के लिए, फ्यूचर के लिए भी देख सकते हैं। और अब तो देखो जे उसो ने अपने कैरेक्टर में जो चेंज करना शुरू किया है, मेरे को सही में जे उसो से अब इस पॉइंट पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, सही बता रहा हूँ, मेरे को तो बिल्कुल अलग ही जे उसो डिफरेंट फील हो रहा है। उसको देखने में मजा आ रहा है कि अब वो क्या करेगा, उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ऊपर से अब WWE ने उनकी वो थोड़ी ऊसो वाली वो जो टेंशन है उसको भी दिखाना शुरू कर दिया। बंदे के पास चैंपियनशिप भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है, तो लग रहा है कि चीज़ें आगे जे उसो के लिए बढ़िया वर्क करने वाली हैं। और अपनी डेडिकेशन, अपने जो अंदर की रेजिलियंसी है वो तो जे उसो ने दिखा दी कि बंदा टांकों के साथ भी जो मैच है मंडे नाइट रॉ में उसको रेसल करने के लिए आया। कल परसों वाली वीडियो में, उससे पहले वाली वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था कि सर्वाइवर सीरीज के जो वॉर गेम्स मैच है वो कैसा दिख सकता है। तो एक फैन आर्ट यहाँ पे आप देखो जहाँ पे टीम जॉन सीना है, जिसमें पार्टिसिपेंट हैं कोडी रोड्स, रोमन रेंस, रैंडी ओर्टन और CM पंक। रैंडी ओर्टन तो भाई मतलब क्या ही बोलें। फिर दूसरी तरफ से जो टीम है ये आई थिंक काफ़ी हद तक लग रहा है कि ऐसे ही होने वाली है, अगर WWE वॉर गेम्स में ऐसा ही प्लान कर रही है, मतलब कि यही वाला उनको कॉन्सेप्ट रखना है कि उधर से विजन होगा और इधर से फिर रोमन रेंस वाली टीम होगी। और फिर ये टीम है ब्रॉक लेसनर, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड, सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर। ये मैच अगर WWE मिस कर रही है तो मतलब क्या आप बोल लो कि वॉर गेम्स में एक बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है WWE के पास। पका पकाया खाना हाथ में आया, बस वो निवाला मुंह में डालने में भी WWE ने आलस कर दिया। और अभी तो वैसे जैसा हिसाब किताब चल रहा है बुकिंग को लेके, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। मे भी हो सकता है अभी इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है WWE की क्रिएटिव टीम के ऊपर, तो शायद वो वही चीज़ें करना शुरू कर दें जो कि शायद उनको करनी चाहिए। क्योंकि रिसेंटली फैंस जो हैं जब अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं तो काफ़ी मामले में वो चीज़ सही होती है। बट अगेन कॉन्ट्राडिक्टिंग बात यह है कि हमेशा फैंस की भी नहीं सुननी होती। ये वाला ग्राफिक आप लोग देखो, बैकलैश 2003, समर स्लैम 2014 और 2025 का रसल पलूजा। तो ऐसा करके ब्रॉक लेसनर जॉन सीना के साथ कंपीट करके ओनली सुपरस्टार बन जाते हैं जिन्होंने 3 डिफरेंट डेकेड्स के अंदर, 3 डिफरेंट दशकों के अंदर
हराया है जॉन सीना को। पहली बात तो अपने आप में ही जॉन सीना के साथ 3 दशक में मैच हुआ है इनका, यही बड़ी बात है, और उसमें भी सारे मैचेस में उन्होंने हराया है। मेरी समरस्लैम 2014 मैच की भाई बहुत ही मस्त मेमोरी है, जबकि मुझे पता था कि WWE कैसे वर्क करती है, स्क्रिप्टेड शो है, लेकिन मैं इसी इंप्रेशन के अंडर में था कि भाई अगर ब्रॉक लेसनर ना शुरू में सुप्लेक्स नहीं मारता और जॉन सीना किसी तरीके से बच जाता तो शायद ये जो मैच है वो जॉन सीना जीत सकता था। तो भाई वो पुरानी मेमोरी पुरानी वैसी रहेंगी और मतलब वो चीज़ें याद करके मज़ा आ जाता है। बट डेफिनेटली रेसलपलूज़ा 2025 बहुत सारे फैंस शायद इसको याद नहीं करने वाले, स्पेशली इस एंगल की वजह से, क्योंकि ये जॉन सीना के फेयरवेल टूर और उनके लास्ट मैचेस में से एक मैच में था। बट यस, ब्रॉक लेसनर के केस में तो बढ़िया हो गया, क्योंकि बंदे का वो जो पुराना वाला बीस्ट इनकारनेट वाला मोड है वो फिर से इनकारनेट हो गया। ये फोटो पता नहीं क्यों कुछ कुछ टाइम में सामने निकलती रहती, दिखती रहती है। इस फोटो में आप देखो, एक नज़र में अगर मैंने भी आपको झटके से दिखाया होगा तो आपको ये जॉन मॉक्सली ही लगे होंगे। तो यहाँ पे फनी वे में इसको कोई लिख रहा है कि जॉन मॉक्सली आया था रेसलपलूज़ा में, किसी ने उसको जो है देखा नहीं, पता नहीं। अगर डीन एम्ब्रोस के मैं शील्ड वाले लोग को याद करूँ तो कभी सोच ही नहीं सकता था कि किसी भी तरीके से जॉन मॉक्सली डीन एम्ब्रोस ट्रिपल एच के जैसे दिख सकते हैं, लेकिन वो चीज़ फिलहाल हमको देखने को मिल रही है। और ये हम हर 2-4 महीनों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिपल एच का एंगल आ ही जाता है कि लगता है कि भाई ये ट्रिपल एच है या फिर ये डीन एम्ब्रोस है। भाई साहब क्या तगड़ा वाला खेला WWE ने हम फैंस के साथ खेला है, क्या तगड़ा वाला स्कैम हमको मारा है। लिटरली स्कैम नहीं, लेकिन इन अ वे आप इसे बोल सकते हो वैसे कि भाई क्या हमारे दिमाग के साथ WWE ने चीजें खेल दी और हमको पता भी नहीं चला। तो आपको शुरू से पूरी स्टोरी बताता हूं। जॉन सीना और एजे स्टाइल्स का मैच WWE ने पहले से प्लान किया था। ऐसा नहीं है कि ये मैच WWE ने अभी इंटरनेट पर जो रिएक्शन है उसकी वजह से किया, ये ओरिजिनल WWE का प्लान था और इसमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप इन्वॉल्व होती। इसी वजह से हम लोग देख रहे थे कि वो एजे स्टाइल्स और डोमिनिक मिस्टीरियो का बहुत पंगा चल रहा था। तो ऐसा लग नहीं रहा था कि अब एजे स्टाइल्स जीत सकता है, अच्छा अब जीत सकता है, अब जीत सकता है, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। अब वो चीज़ इसलिए नहीं हुई क्योंकि बीच में WWE का फिर प्लान आ गया ब्रॉक लेसनर के साथ जॉन सीना का मैच करने का, क्योंकि रेसलपलूज़ा आ गया। रेसलपलूज़ा के लिए उनको एक बहुत ही बड़ा टाइप का मैच चाहिए था जो कि ज्यादा हेडलाइंस में आ सके, और एजे स्टाइल्स एंड जॉन सीना के मैच से कंपेयर करोगे तो ब्रॉक लेसनर का वापस आना और उसके बाद पहला मैच करना डेफिनेटली ज्यादा हेडलाइंस बनाता। तो इसी वजह से एजे स्टाइल्स और जॉन सीना का मैच नहीं हो पाया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, वरना जॉन सीना एजे स्टाइल्स को हरा के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते। अब क्या, जॉन सीना का ब्रॉक लेसनर के साथ मैच तो हो गया, लेकिन एजे स्टाइल्स के साथ तो मैच करना ही है। तो पर्पसली इन्होंने कुछ ऐसे एंगल चलाए जहां पे पहले जॉन सीना की तरफ से हमने सुना था कि वो ट्रिब्यूट, सुना था क्या, मूव देखा था कि वो ट्रिब्यूट दे रहे थे, स्टाइल्स क्लैश उन्होंने हिट किया। वो इसीलिए ताकि वो फैंस को उस डायरेक्शन में लेके जा सकें कि ये बात करें एजे स्टाइल्स के साथ मैच करने की। और फिर मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पर जब आती है तो उस टाइम पे बीच में जो कमर्शियल वाला पार्ट होता है ना, वहां पे कमर्शियल नेटफ्लिक्स पे तो आता नहीं है, तो वहां पे एजे स्टाइल्स ने अपनी बुकिंग की बात करी थी। तो वो इसीलिए ही बात करी थी कि ये दो सारे एंगल्स को मिला जुला के फिर ट्विटर पे हम एक शाम को आएंगे और ऐसी कुछ बातें करेंगे और ऐसा करके मैच हम ऑफिशियल कर देंगे, जबकि मैच हमको पहले से ही करना था, लेकिन लगेगा ऐसा कि जैसे कि हमने फैंस की सुनी है। और ये बात तो मैंने आपको उसी टाइम बता दी थी कि कैसे ये सब कुछ हो रहा है अच्छा दिखने के लिए, जैसे ट्रिपल एच को भी वो पोजीशन पे डाला कि भाई कैसे ये बंदा बहुत फ्लेक्सिबल है, और वो वर्ड्स में ही समझ में आ रहा था देख के कि इसका इसके पीछे क्या इंटेंट है। लेकिन इतना बड़ा खेल कि पहले इनको ये मैच करना था, फिर ब्रॉक लेसनर आ गया बीच में तो फिर वो मैच हो नहीं पाया। फिर उन्होंने दिखाया ऐसे कि जैसे कि हम तो नहीं कर रहे थे, लेकिन एजे स्टाइल्स का तुमने जॉन सीना के साथ मैच का नाम ही इतना ले लिया कि अब ये हमको मैच करना पड़ गया। तो देखो भाई, हम ऐसा सोचते हैं कि कई बार हमारा ही दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, फैंस को ऐसा लगता है, लेकिन WWE एक कदम आगे रहती है। एक कदम क्या तो 10-20 कदम आगे रह गई। इस पूरी सिनेरियो के ऊपर आपका कमेंट में ज़रूर जानना चाहूँगा, कैसा लगा आपको ये जान के सुन के कि ये सब कुछ WWE का शुरुआत से ही प्लान था। वो तो ब्रॉक लेसनर के साथ मैच करने की वजह से WWE को जो डायरेक्शन है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ गया। ट्राइबल चीफ रोमन रेंज की बात कर लेते हैं भाई। तो रोमन रेंज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उनकी जो स्ट्रीट फाइटर की फिल्मिंग है अब इस पॉइंट तक वो खत्म हो चुकी होगी और अब वो आएंगे अपने बैक टू रूटीन वाले शेड्यूल में, जो कि वैसे भी होता पार्ट टाइमर वाला ही है। मैंने आपको बता दिया कि इस हफ्ते स्मैकडाउन में आने का चांस रोमन रेंज का कम है, लेकिन अगले मंडे नाइट रॉ के लिए एक्सपेक्टेड है कि रोमन रेंज शो पर होंगे और वो जो अपनी स्टोरी लाइन है उसको फिर से रिज्यूम करने वाले हैं, जो विजन के साथ होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो गए थे तो उनका जो एंगल है वो ऐसा ही था। और अब इंटरेस्टिंग मंडे नाइट रॉ में सिचुएशन है कि विजन का हिसाब किताब ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ों में चल रहा है, ऐसे जे उसो के साथ। तो अब देखते हैं, वही है कि क्राउन जूल के लिए अब ये मैच क्या बनाते हैं। वैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रॉन ब्रेकर के साथ भी शायद एक सिंगल्स मैच हो सकता है, बट आई हाईली डाउट कि क्राउन जूल जैसे शो के लिए WWE इस मैच को करेगी, क्योंकि ये शायद उससे ज़्यादा और एक बड़ी स्टेज पर हो सकता है। और फाइनली बात करते हैं ब्रॉक
ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो ब्रॉक लेसनर अगले साल आपको 2 मेजर शोज पर दिखेंगे, ये चीज लॉक हो चुकी है। मैंने लास वेगास की रेसलमेनिया के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया था। और इसके साथ साथ इंटरेस्टिंग बात इसमें ये भी है, पहले तो बताता हूं कि है क्या। रॉयल रंबल का जो शो होने वाला है सऊदी अरेबिया से, वहां पे ब्रॉक लेसनर होंगे। और WWE रॉयल रंबल और रेसलमेनिया की अपीयरेंस को कंसिडर करते हुए ही अब आने वाले टाइम में जिन भी शोज पर अपीयर होंगे रॉ स्मैकडाउन पर ब्रॉक लेसनर, वहां पे उनकी बुकिंग करेंगे। मतलब ऑलरेडी WWE ने जो प्लान्स हैं वो ब्रॉक लेसनर को लेके बनाने शुरू कर दिए हैं। और अब से आप जो भी देखोगे वो जाके एंड होंगे रॉयल रंबल पे और उसके बाद रेसलमेनिया में। और रेसलमेनिया के तो मैंने आपको बता भी दिया कि शायद ब्रॉन ब्रेकर के साथ भी उनका मैच हो सकता है। एटलीस्ट WWE अभी ऐसा कंसिडर कर रही है। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आर पंत वाला कोड यूज करोगे तो प्यारा सा डिस्काउंट में मिल जाएगा। इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।